नहीं, मैं नहीं हो गया हूँ, बल्कि हमारे 7-8 विधायक का भी मेरे साथ में एक ही सुर है और सब लोग अपमानित हो रहे हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही अच्छी नेचर की, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, कोऑर्डिनेटर जो अपने अपने ज़िलों में जाते हैं और उनका व्यवहार इस तरीके से होता है कि जैसे लगता है कि वो अंग्रेज के ज़माने के वो बहुत बड़े हंटरबाज हों। तो उनके हंटरबाजी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो शालीनता से अगर बहन जी का प्रचार करते हैं, शालीनता से हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद अपमानित करते हैं। कोई भी फंक्शन पार्टी के फोरम पर होता है, बुलाया नहीं जाता है, और अभी चुनाव 1.5 साल बाकी है और उससे पहले वो प्रत्याशी उतारने का काम करते हैं। बड़े बड़े लोगों के घर में जाते हैं कि आप प्रत्याशी हो जाइए। तो इसका हम संकेत क्या समझे? केवल ये दर्द असलम रायनी का नहीं है, ये दर्द सुषमा पटेल का है, ये दर्द हाकिम लाल बिंद का है, ये दर्द मुश्तबा सिद्दीकी का है, ये दर्द चौधरी असलम अली का है, और ये दर्द वंदना जी का है, ये दर्द भार्गव जी का है। तो ये मैं अकेला दर्द नहीं हूँ, ये दर्द रामवीर उपाध्याय का भी। ऐसे स्थिति में अगर मैं कल सुझाव देने का काम किया अपनी नेता को, और कि आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को अगर आप रोकेंगे नहीं और वो इसी प्रकार से हम लोगों को अपमानित करते रहेंगे, तो यही कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे, खाक में मिला देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन जी अपने ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटर को भेजें जो संस्कारी हों और उनको बात करने का लहजा अच्छा हो, और वो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को 75 जिलों में भेजें जो नीचे के स्तर के लोगों को, जैसे मान्यवर काशीराम जी छोटे छोटे लोगों को जोड़ने का काम करते थे, अगर इस तरीके से वो जोड़ने का काम करेंगे तो पार्टी बचेगी। अन्यथा पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है और न बहुजन समाज पार्टी इस समय डूबती हुई जहाज पर खड़ी हुई है। तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जब तक बहुजन समाज पार्टी को पूरा ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। मुझको तो लगता है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा बिल्कुल इसी बात पर वो तुले हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बसपा का कोई नाम लेने वाला ना हो। और अगर उन्होंने मुझको धमकी दी है, वो मेरे वरिष्ठ हैं और बहुत बड़े नेता हैं, कई बार के वो सांसद रह चुके हैं, महाधिवक्ता रहे हैं, और अगर उन्होंने मेरे ऊपर कोई एफआईआर या मुझको धमकी दिया है तो मेरी बात को माननीय योगी जी अगर अपने टेलीविज़न पर देख रहे होंगे तो जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने हमको नया जीवन दान जो चंदन हॉस्पिटल से लेकर के वेदांता में पहुंचाने का काम किया है, उसी प्रकार अगर माननीय योगी जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो निश्चित है कि मुझको Y+ की सुरक्षा जरूर देंगे। जब मैं 26 अगस्त को चंदन हॉस्पिटल में पहुंचता हूं और मैं आखिरी सांस गिन रहा था और मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी, तो एक मैसेज मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी के OSD RN सिंह जी और अभिषेक कौशिक जी और रावत जी के पास भेजता हूं कि मैं आखिरी सांस गिन रहा हूं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, यदि आप मेरा सहयोग कर दें तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है। एक छोटे से मैसेज पर 4 घंटे के अंदर वेदांता की एक सीट खाली कराई जाती है और 2 घंटा पहले एम्बुलेंस वेदांता से भेज दिया जाता है और हमको उसी दिन हमको वेदांता में शिफ्ट किया जाता है। और डॉक्टर मेरी हालात को देख करके कहते हैं कि इनका बच पाना बहुत मुश्किल है, और 24 घंटे के अंदर मैं उसी वेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों की पूरी टीम और पूरे स्टाफ की पूरी टीम लग जाने के बाद अगर मुझे पुनर्जीवन दान मिला तो मैं योगी जी को आपके चैनल के माध्यम से और पूरे परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और आई कैन नॉट फॉरगेट टू यू अप टू लास्ट ब्रीथ। तो कोई राजनीति नहीं, हम लोग भी चाहते थे कि एक कैंडिडेट जीते, लेकिन जब हम सभी विधायकों को आप प्रताड़ित करेंगे और बिना बुलाए दस्तखत आप कर देंगे तो काफ़ी तकलीफ हुई। और हम लोगों ने एक सुर में जा कर के सेंट्रल हॉल में नोटरी एफिडेविट दिया गया और इस बात को साफ इनकार किया गया कि हम लोगों ने उनके प्रस्तावक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और जब मैंने चारों विधायकों ने
लिखित शपथ पत्र दे दिया और साजिश के तहत यानी संविधान की हत्या हो गई कल, और उनका पर्चा वैध हो गया और किसी और पार्टी के जो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनका पर्चे को खारिज कर दिया गया। ये अपने आप में संविधान की हत्या है और इस पर हमको विश्वास अब उठ गया है। निष्कासन माननीय बहन जी ने जो किया है वो उनका विशेषाधिकार है, और अगर सुझाव देने पर अगर वो मुझको निष्कासित किया है या मेरे विधायकों के साथ में जो निष्कासन किया है 7 विधायकों को, मैं उनका स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जहां तक रही बात हमारा किसी पार्टी में जाने का, तो केवल इतने कहना चाहता हूं कि गम और भी हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, और जवानी का लुत्फ क्या जब हर काम में मातम ना हो। अखिलेश जी के साथ जो चाय की चर्चा हो रही है, बात आ रही है, उस पर क्या कहना? नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि माननीय, जब मैं वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट था 20 साल से मेरे क्षेत्र के लोगों ने भी मुझसे बात नहीं की, लेकिन जब मैं वेदांता में एडमिट होता हूँ तो मेरे क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग जो मुझे 20 साल तक मुझसे मिलना पसंद नहीं करते थे, उनका भी फ़ोन आया, और जब मैं ठीक होकर के आया तो मैं उनसे मिलने गया खुद छोटा होकर के। और ऐसे ही हालात में माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 1 हफ्ते के बाद अगर वो मुझसे बात करके मेरा हाल चाल पूछते हैं और अगर मुझको कभी भी वो चाय पर बुलाते हैं, तो मैं निश्चित है कि उनके पास भी मैं चाय पीने के लिए जरूर जाऊँगा। का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को ऊपर जो एक लगाया जाता है कि वो मुस्लिमों के बहुत कट्टर विरोधी हैं। मैं भी मोहम्मद असलम रायनी हूँ, मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूँ। अगर उनके अंदर द्वेष भावना होती, उनके अंदर ये होता कि हिंदू मुस्लिम की भावना होती, तो शायद वो मुझको वेदांता में न भेजते, बल्कि किसी मरघट पर किसी कब्रिस्तान में भेजने का वो काम करते। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और मेरी बात को अगर वो टीवी पर देख रहे होंगे तो मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देता हूं। और जीवन में मेरा परिवार और मैं उनको कभी भूल नहीं पाऊंगा, उनके उपकार को नहीं भूल पाऊंगा, उनके सहयोग को नहीं भूल पाऊंगा। निलंबन के बाद तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता को और कोऑर्डिनेटर्स को और सभी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हमारी बात को सुन कहना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, उनसे कह दो कि गमो रंज पैदा न करें, चमन से गुजरें तो मगर फूलों को रौना ना करें। हम लोग फूल की तरीके से विधायक हैं, पहली बार चुन करके आए हैं, हमको कुचले ना बल्कि हरा भरा बना करके सींचें कि हम लोग और भी उत्तर प्रदेश के लिए और जनता के लिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपद श्रावस्ती के लिए मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। इस पर तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को जितना भी हंटर चलाना हो चला लें, क्योंकि 25 करोड़ की जनता को मैं समझता हूं कि अगर वो हंटर उनका तेज़ी से चलेगा तो जो आज बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं लोग करके चले जाते हैं, आने वाले समय में माननीय योगी जी के नाम से लोग ठहराएंगे और घटनाएं कम होंगी, कानून व्यवस्था में एक बदलाव आएगा। मैं यही चाहता हूं कि कानून व्यवस्था में बदलाव आए और जो क्राइम बढ़ रहे हैं वो क्राइम की संख्या कम हो। सभी विधायकों का ये कहना है कि मैं तो आज भी पार्टी के फोरम पर हूं, मैं पार्टी से निकला नहीं हूं, न पार्टी के विचारधारा से मैं अलग हुआ हूं, न मैं अभी कहीं जाने वाला हूं। मैं पार्टी का झंडा आज भी मेरे दरवाजे पर लगा हुआ है। मैं इस समय श्रावस्ती में बैठा हूं, मेरा झंडा नीला लगा हुआ है और मैं अपने सभी सेक्टर के पदाधिकारियों, बूथ के पदाधिकारियों से मिल रहा हूं। 10 दिन पहले भी मीटिंग किया हूं और जनता के बीच में जाऊंगा। और अभी मैं कहीं किसी भी पार्टी के पास न जा रहा हूं और न जाने की कोई अभी हमारी कोई सोच है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो नियमानुसार मैं एक वकील हूं, अगर किसी पार्टी की सदस्यता में लेता हूं तो मेरी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बगावती तो ना कहिए, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि अगर किसी को सुधारने के लिए, अगर किसी को सुझाव देने के लिए और अगर पार्टी से मैं निकाला जाता हूं
तो ये बगावती नहीं माना जाएगा। बल्कि तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को तो अपना सलाहकार सतीश चंद्र मिश्रा के बजाय असलम रायनी को बना देना चाहिए, क्योंकि मैं उनको अच्छी सलाह देता। और मुस्लिम समाज जो कि बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के साथ 2017 में जुटा था, वो फिर जुट जाता। आज तो मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गया।